दोस्तों गुड आफ्टरनून। थर्सडे इवनिंग थी। मैंने सोचा एक दिन पहले मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं अर्ली नेक्स्ट वीक में। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो आपके और जो जो पेड सब्सक्राइबर नहीं हैं उनके यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारा कुंडली भेजते हैं। हर हफ्ते 8-10 कुंडलियाँ आती हैं। उसमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे इसमें प्रॉफिट नहीं बनाने का योग नहीं है तो कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हम अपना जो लॉस बना रहे हैं, लॉस कर रहे हैं कई सालों से, उसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकूं। कुंडली दिखाने का पर्पस सिर्फ यही जानना होता है कि आपके नसीब में सट्टे का, जुआ का, स्पेकुलेशन का पैसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम एडवाइस करते हैं कि अपने अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए, या एटलीस्ट जब ख़राब समय चल रहा हो उस टाइम पे अपनी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वॉल्यूम में करें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका योग जो है वो लॉस का है तो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए कुंडली दिखाना ज़रूरी इसलिए है कि ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपका टाइम अच्छा है या बुरा है। जैसे होगा कि हम बोले कि आपको कि कल बरसात होगी, तो अगर आप छाता लेके निकलेंगे तो आपका सिर बच जाएगा, छाती बच जाएगी, ऊपर के कपड़े बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके जूते, आपका पैंट का जो लोअर पार्ट है वो ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजिकली हमने और टेक्निकली आल्सो हमने बताया था कि निफ्टी जो है बुलिश ब्रेकआउट देने वाला है 16,400 के ऊपर। उसका टारगेट हो जाएगा 17,100 के करीब। तो इसने मंडे के दिन बुलिश ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, और पहले दिन ही 300 पॉइंट करीब चला गया ऊपर, लेकिन उसके बाद जो 3-4 दिन थे सक्सेसिवली वो मिक्स ट्रेंड चलता रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार चारों के चारों दिन हमारी फोरकास्ट जो थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की 100% सक्सेसफुल गई। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कॉल पुट ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने पैसा बनाया होगा। और ख़ासकर उन लोगों ने जिन्होंने पुट ऑप्शन बेचा था निफ्टी फ्यूचर का और बैंक निफ्टी फ्यूचर का पुट ऑप्शन बेचा था कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, और डेफिनेटली उनको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। आपको याद होगा लास्ट वीक में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का 36,000 का पुट ऑप्शन जून का हमने 1100 और 1300 के एवरेज में कहीं 1200 के करीब बिकवाया है, और वो मैं देख रहा हूँ आज शायद 350-400 रुपये रह गया। 800 रुपये का 800 पॉइंट का गेन ऑलरेडी हो चुका है। सिमिलरली 16,500 का जून का पुट ऑप्शन हमने बिकवाया था निफ्टी का, वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। 700-800 में बिकवाया था, वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो जो पोजीशन होल्डर हैं और हम उनको जो बार बार बोलते हैं कि अगर मार्केट लगता है ऊपर है तो आप पुट को बेचो, एटलीस्ट आपको प्रीमियम तो मिलता है, तो वो डेफिनेटली उनका जो रिज़ल्ट होगा काफ़ी अच्छा निकलेगा। क्योंकि हम इस पोजीशंस को जितनी भी हैं अल्टीमेटली 15, 16, 17 तक होल्ड करने की इंटेंशन रखते हैं, तब तक काफ़ी और भी शायद नीचे हो जाएगा। दोस्तों, आई एम गुलशन कुमार, क्वालिफाइड एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। एस्ट्रोलॉजी में भी क्वालिफाइड हूँ और टेक्निकल एनालिस्ट में भी क्वालिफाइड हूँ। CFD क्वालिफिकेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट USA की, और मैंने इनके एक आध सेमिनार भी अटेंड किया हुआ है USA में, वाशिंगटन में, और ऑस्ट्रेलिया में भी अटेंड किया हुआ है। और जो एस्ट्रोलॉजी है ये मेरा एक पैशन, मेरी हॉबी, मेरा जुनून, मेरा शौक़, सब कुछ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी एक डिफरेंस होता है जो शायद बहुत लोग नहीं पता होगा या नहीं जानते। इसीलिए मैंने कितनी बार कह चुका हूँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मतलब है सीधा लॉस या प्रॉफिट। इसमें कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, केतु खराब है, मंगल खराब है, इसकी ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, नथिंग डूइंग। इसलिए हज़ारों में से एक दो एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को अपना कैरियर बनाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम पहले टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है टेक्निकल, और उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। तो लेट अस सी कि एस्ट्रोलॉजी टेक्निकली क्या पोजीशन है मार्केट की। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टेक्निकल सेटअप की तो निफ्टी के टेक्निकल सेटअप में लास्ट वीक में और इस वीक में
केवल ये फ़र्क आया है कि इसने जिस पैटर्न में चल रहा था, यहाँ से इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया करीब 16,425 के आसपास, और फर्स्ट डे पे ये 16,700 पे चला गया। उसके बाद जैसा हमने वीडियो में कहा था कि एस्ट्रोलॉजिकली 6 या 7 जून तक या 8 जून तक बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत सारे मेटल स्टॉक और सीमेंट स्टॉक, बैंक स्टॉक्स थोड़े वीक लग रहे हैं सिवाय आईटी स्टॉक्स के। तो इसीलिए आप देखो कि पहले दिन ऊपर जाके और इसने धीरे धीरे करते हुए वापस ये 16,434 पे करीब आया था आज, और यहाँ से इसने थोड़ी रिकवरी स्टार्ट की है। तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया है इसका निफ्टी का, 16,375 के आसपास करीब सपोर्ट जोन है, और इसका जो टारगेट है वो 17,000 से 17,100 मेंटेन है। अब हम बात करते हैं, ये 3 मिनट का चार्ट था। अब हम बात करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी कोई फर्क नहीं आया। ये ट्रिपल टॉप, इस 3 टॉप बनाए थे इसने, जो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल कह लो या डिक्लाइनिंग लेवल था, और यहाँ पर अब ये जो रेजिस्टेंस आ गया है ये करीब 18,000 पे आ गया है, और 15,700 के आसपास इसका सपोर्ट है। जब यहाँ से पहले यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ 17,100 पहुंचेगा, और नेक्स्ट फिर होगा रेजिस्टेंस मेजर जो होगा वो होगा करीब 18,000। वो 18,000 अगर वो क्रॉस कर जाए तो देन वी कैन थिंक ऑफ 22,500 के करीब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी इसने ब्रेकआउट दे चुका था, पहले निफ्टी ने अभी नहीं दिया था, लेकिन इसने ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दे चुका था, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 26,000 करीब 200 के करीब गया है, और वहाँ से ये करेक्टिव डिक्लाइन ले रहा है। 35,200 के करीब कल परसों टच किया था, और इसका जो टारगेट है वो जैसा हमने कहा कि 36,500 के करीब है, जिसमें बहुत सारे बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि इवन आज भी कुछ पीएसयू बैंक ने और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है, पर इसका टारगेट 36,500 तो है ही है। अब हम बात करें S&P 500 की। S&P 500 में यहाँ से एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये 4160 यानी करीब 3810 से 4160 करीब 350 पॉइंट चला है ये S&P 500, और वहाँ उसके बाद ये सपोर्ट लेने आया है। अब इसका जो सपोर्ट जोन है वो 4,000 और 4,060 के बीच में है, और इसका जो अल्टीमेट टारगेट बैठेगा वो बैठेगा 4,330 पे। तो इस लेवल पे अगर आता है 4,000 और 4,050 के अंदर, तो यूएस इंडाइसेस में बाइंग की जा सकती है, या सिलेक्टेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ के उनमें बाय की जा सकती है। बात करें अगर हम गोल्ड की। अब गोल्ड देखिए, ये जो एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, जिसमें जो सपोर्ट है ये करीब $1832 है, और जो रेजिस्टेंस है वो है करीब $1872। मतलब यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट देगा तो करीब $40 की अप मूव आएगी, और नीचे की तरफ जाएगा तो $40 की अप मूव आएगी। क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, चांसेस इस बात के हैं कि ये एक अपवर्ड मूवमेंट देगा, अपवर्ड ब्रेकआउट देगा, जिसका टारगेट हो जाएगा करीब 1910-1915 के करीब। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर आप देखोगे कि ये 4 घंटे का चार्ट है। $27,495 के बाद इसने गिरते 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 ये 20.42 पे आ गया, करीब $7 $7.5 जो है ये लूज कर चुका है ऑलरेडी, और अभी इस टाइम ये काफ़ी ओवरसोल्ड है, और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस भी हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर गोल्ड चलेगा तो सिल्वर भी $23.25 के करीब आ जाएगा, और इंडियन रुपीज टर्म में बात करें तो करीब 64,500 से 65,000 तो मिनिमम टारगेट होगा। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड की क्या सिचुएशन है? क्रूड ने एक टॉप बनाया 130 पे, उसके बाद नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया $93 के आसपास, और वहां से इसने अपवर्ड दोबारा मूव की है। अब ये कल परसों में ये $120 के करीब आया,
लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो पहला ये हाई था जो कुछ हफ्ते पहले बना था $130 के बाद, ये उसका दूसरा हाई है 120 के आसपास। यहाँ से इसने एक ब्रेकडाउन दिया है जिसका टारगेट करीब $110 है। तो अभी 113 के करीब चल रहा है, तो हो सकता है इस पुल बैक में 115 $116 आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये $110 पे आएगा। देन वी विल सी कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। अब बात करें हम बिटकॉइन की। बिटकॉइन की जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि बिटकॉइन $69,355 जो इसका ऑल टाइम हाई था, वहां से गिर के ये $25,350 तक आ गया था। और इसके बीच में इसने कुछ ऐसा पैटर्न बनाए हैं, बेरिश पैटर्न, जिनका टारगेट करीब $23,000 या उससे नीचे भी जा सकता है। अब जब तक ये रेजिस्टेंस जो इसकी मेजर है, करीब 38,000 के करीब रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस नहीं कर पाता, तब तक हम इसको बेरिश ट्रेंड में ही लेंगे। और उसे एडवाइस ये करेंगे कि जिनके पास बिटकॉइन की होल्डिंग है वो पुल बैक में इसमें प्रॉफिट बुक करे, ताकि नीचे आए जब $23,000 के आसपास या उससे नीचे आए तो उसमें वो री एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल सेटअप मार्केट के कुछ मेजर इंडाइसेस का। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो देखा दोस्तों, आपने टेक्निकली हमने कवर किया निफ्टी, बैंक निफ्टी, S&P 500, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड और बिटकॉइन, सबकी पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको हिंट दे दिया है कि एज ए गाइडलाइन की क्या होने की चांसेस हैं और क्या होने के चांसेस नहीं हैं। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो सकता है। 6 जून एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को एक पॉजिटिव डे लग रहा है। मैं इसलिए ये वीडियो आज जल्दी बनाया, ताकि अगर मैं कल बनाता आफ्टरनून में तो शायद आप उसकी एडवांटेज नहीं ले पाते। तो ये है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में यकीन करता है, जो स्टॉप लॉस में यकीन करता है, या जो जानता है कि कैसे ट्रेड किया जाए, हेजिंग कैसे की जाए, तो वो अपनी प्लस पोजीशन कल लेके जा सकते हैं, या उसको प्रोटेक्ट करके मंडे तक के लिए लेके जा सकते हैं। अगले हफ्ते भी मिक्स ट्रेंड ही रहेगा जैसा इस हफ्ते रहा है। इस हफ्ते भी काफ़ी मिक्स ट्रेंड रहा। हमारे हर चारों के चारों दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो कॉल्स रही सक्सेसफुल रही हैं। और अगले हफ्ते वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, उस दिन मार्केट में राइज होने की उम्मीद है। टारगेट 17,000 और 17,100 मेंटेन्ड है, लेकिन मिक्स ट्रेंड के साथ। इसलिए आप डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एक पर्टिकुलर सेक्टर या ये स्टॉक्स चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा इस हफ्ते हुआ, IT सेक्टर चला, लेकिन ऑटो स्टॉक गिरे ऊपर से, स्टील स्टॉक गिरे ऊपर से, सीमेंट स्टॉक गिरे ऊपर से। ऐसे ही अगले हफ्ते भी रहेगा। अगले हफ्ते में जो सेक्टर मेरे को सही लग रहे हैं वो है एक फार्मा अगले 10 दिन के लिए मुझे ठीक लग रहे हैं। हो सकता है आज से ही कल से शुरू हो जाए, हो सकता है मंडे से शुरू हो, लेकिन अगले 10 दिन 12 दिन जो है मुझे फाइनेंस स्टॉक बेटर लग रहे हैं। उसके अलावा स्टील स्टॉक जो अभी तक इतनी बुरी तरह मार खा रहे थे, अगले हफ्ते से वो भी ठीक लग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, एविएशन, सीमेंट और फाइनेंस स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, या LIC हाउसिंग फाइनेंस है, ये स्टॉक भी थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। बैंक स्टॉक्स में अभी भी थोड़ी सी नरमी है और वो अगले हफ्ते तक रहेगी। उसके बाद लेकिन बैंक निफ्टी और बैंक स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हमारे नियर फ्यूचर में आ रहे हैं, एक तो 27 तारीख को हमारा वीनस और प्लूटो का स्क्वायर एस्पेक्ट था। 29 तारीख को मार्स और जुपिटर का कंजक्शन था। अब मैं बताता हूँ आपको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जुपिटर जो है पाइसेस में बैठा हुआ है अपनी राशि में, मीन में, और वहाँ पे आता है मार्स और वहाँ होता है इसका कंजक्शन। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये कंजक्शन हुआ है एरिस के अंदर। एरिस जिसका लॉर्ड है मंगल, मार्स और जुपिटर का कंजक्शन हुआ है एरिस के अंदर, जबकि यहाँ हुआ है पाइसेस के अंदर।
तो वहाँ पे जो एक राइज आया था S&P 500 के अंदर और जो आया था दैट वाज ड्यू टू दैट। और जो सडनली जो दोबारा स्पर्ट आया था क्रूड के अंदर, वो भी उसका ही एक वन ऑफ द रीजंस वो भी है एक। तो 29 तारीख को हुआ मार्स और जुपिटर का कंजक्शन। 30 तारीख को मरकरी राइज हुआ। 3 तारीख मतलब कल जो है मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, जो पिछले 22 दिन से रेट्रोग्रेड चल रहा है। और 5 तारीख को सैटर्न जो है वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आ रहा है वो है 10 तारीख को मरकरी और प्लूटो का सेक्सटाइल एस्पेक्ट। और 11 तारीख को एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है वीनस और यूरेनस का कंजक्शन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस और यूरेनस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वीनस और यूरेनस का कंजक्शन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। और 16 तारीख को एक है सन और नेपट्यून का स्क्वायर एस्पेक्ट, और 18 को है वीनस और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट। ये सारे जो मैंने बताया आपको इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने 11 तारीख को वीनस और यूरेनस का बताया है, तो 11 तारीख को यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल है माइनर, और कौन से सेक्टर्स में होगा या कौन से स्टॉक्स में होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन 11 तारीख की डेट आप याद रखना। और दूसरा है 16 को सन और नेपट्यून, और 18 को है वीनस और सैटर्न, दोनों का मिक्स, दोनों को कंबाइन करें तो 17 तारीख डेट आती है। एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं दे हैव बिन मेकिंग गुड मनी। हमारे को बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स आते हैं लोगों के कि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, और वी आर हैप्पी कि इन सब हमारे वीडियो को देख के जो पेड सब्सक्राइबर नहीं है दे आर आल्सो मेकिंग मनी, और वो कम्प्लीमेंट्स भेजते रहते हैं, अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट भेजते हैं कि हमने इतना कमाया उतना कमाया। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में यकीन करते हैं, जिनका पीरियड थोड़ा बेटर चल रहा है या ख़राब नहीं चल रहा है, एटलीस्ट दे आर मेकिंग मनी। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स आ गई। 6 तारीख को पहला तो पॉजिटिव डे होगा। 10 तारीख को 11 तारीख को एक माइनर सा ट्रेंड रिवर्सल है। 16 और 18 के बीच का 17 का एक ट्रेंड रिवर्सल डेट है। और जो सेक्टर्स जो काम करेंगे वो हैं फाइनेंस, स्टॉक, फार्मा, स्टील, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, एविएशन और सीमेंट सेक्टर अगले हफ्ते चल सकते हैं। आईटी सेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक विल अगेन टर्न वीक। आईटी सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों में करीब 10% का गेन दिया होगा, विप्रो ने, HCL टेक ने, या माइंडट्री है, एम्फोसिस है, या TCS है, या इन्फोसिस है, ये सब अगले हफ्ते के मिडल में थोड़े वीक पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करके इनमें से निकल जाओ तो बेटर रहेगा। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं जो मेरे को बेटर लग रहे हैं अगले हफ्ते, वो है बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था, और लेकिन बाद में 400 रुपये गिर गया था इस हफ्ते। एक्सिस बैंक, अपोलो टायर्स, भारती एयरटेल, शुगर स्टॉक्स, चोलामंडलम फाइनेंस, MN फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डाबर, दिवीज, ये सब जो फार्मा, ग्लेनमार्क, ये जो हैं, जो मैं कह रहा था कि फार्मा स्टॉक जो हैं मुझे अगले हफ्ते ठीक लग रहे हैं, तो ये वन ऑफ दोज स्टॉक्स है। और जो मैंने बजाज फाइनेंस, LIC और ये बताया आपको, ये फाइनेंस स्टॉक है। JSW स्टील जो है वन ऑफ दी स्टील स्टॉक्स है विच इज़ लाइकली टू परफॉर्म वेल। जो वीक लग रहे हैं अभी भी वो मैं आपको अपने पेड सब्सक्राइबर को भी बताऊंगा। कुछ हैं स्टॉक्स जो अगले कुछ दिनों के लिए वीक लग रहे हैं, तो आप फोकस कीजिए बाय साइड पे इंस्टेड ऑफ सेलिंग साइड। बिफोर कंक्लूडिंग मेरी वही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड। हॉरोस्कोप के से ही आपको मालूम पड़ेगा आपका पीरियड ख़राब है कि अच्छा है। ऐसे पखंडी, ऐसे धूर्त, ऐसे मक्कार पंडितों के चक्रों में ना पड़ें जो प्रॉमिस करते हैं आपको, हम आपके लिए तारे तोड़ के लाएंगे, हम ये पूजा करा लो, ये स्टोन ले लो, ये वहाँ पे 11,000 पंडितों की जाप करा लो, ये हमारा रुद्राक्ष ले लो। ये ऐसे पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ो।
ऐसा नहीं हो सकता। आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, कोई इंसान है, शादी के बाद उसकी लाइफ हेल हो जाती है, ठीक है। कई होते हैं ऐसे कि जो बिफोर मैरिज उनका लाइफ बढ़िया चल रही होती है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, लेकिन आफ्टर मैरिज उनकी रिश्ता ख़राब हो जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो उनके रिश्ते को वापस कॉर्डियल, हारमोनियस, मेड फॉर ईच अदर टाइप बना दे? नहीं होगा। ना कोई एस्ट्रोलॉजर क्लेम करता है। क्लेम वहाँ करते हैं जहाँ एम्बिग्यूटी होती है, जहाँ जिसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है। यहाँ इसका प्रूफ है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मीन्स बाय और सेल, प्रॉफिट और लॉस, सीधी सी बात है। कोई इफ बट नहीं, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। तो प्लीज़ गेट योर हॉरोस्कोप चेक। एंड ऑल्सो जो ट्रेडिंग रूल्स हैं, स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, पार्ट प्रॉफिट बुक करना मस्ट है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। सो that's all for this week, my dear friends. Have a nice weekend, have a nice Friday tomorrow and weekend and next week also. Thank you.